हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम क्या है ज्योग्राफी के पॉइंट पढ़ रहे थे। ठीक है, आज हम क्या ज्योग्राफी में क्या है एक टॉपिक है हमारा जिसका नाम क्या है वैश्विक पवन तंत्र। उसके बारे में क्या है चर्चा करेंगे और उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं उनके क्या है विस्तारपूर्वक क्या है व्याख्या जो है यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, मैंने आपको बताया था पहले कौन सा बताया था, ब्रह्मांड बताया था। ठीक है, ब्रह्मांड में कौन कौन सी चीज़ें हैं उनके बारे में बताया था और उनका विस्तारपूर्वक क्या है जो चर्चा थी हमने की थी। इसके बाद में मैंने आपको सौरमंडल बताया था और उसके बारे में हमने क्या है विस्तारपूर्वक पढ़ा था। उसके बाद में हमने क्या है एक ग्लोब के बारे में बताया था कि कौन सा अक्षांश है और कौन सा क्या देशांतर जो रेखा है उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। कौन से अक्षांश को क्या नाम दिया गया, देशांतर है उनको क्या कहा गया। ठीक है, कल हमने डिस्कस किया था कि किस अक्षांश को क्या कहते हैं और किसको क्या है क्या नाम दिया जाता है। ठीक है, 0 डिग्री को भूमध्य दिया गया था, ऊपर वाली 23.5 डिग्री को कर्क रेखा कहा गया था, ऊपर को आर्कटिक कहा गया था, नीचे वाले अंटार्कटिक थी। इस प्रकार के इन जो रेखाओं का निदान था वो किया गया था। 0 डिग्री भूमध्य रेखा थी, उसी का उष्ण 0 से 23.5 डिग्री क्षेत्र कौन सा था, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र था। और 23.5 से 66 डिग्री का जो क्षेत्र था वो कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र था। और 66 से 90 डिग्री का जो क्षेत्र था वो कौन सा था, शीत कटिबंध में आता था। इसके बारे में मैंने कल बताया था। ये पेटियां हैं, ये वायुदाब पेटियां, ये आगे आएगी, लेकिन इससे पहले क्या है एक वैश्विक क्या है पवन तंत्र है। पवनों यानी वायु के बारे में क्या है हम क्या डिस्कस करेंगे। अब एक साधारण सा क्वेश्चन है कि वायु और क्या है पवन क्या अलग अलग होती है या एक ही चीज़ होती है। वायु या पवन जो है उसे या एक ही चीज़ है या क्या है इनकी परिभाषाएं जो क्या है अलग अलग है। तो आप विचार कीजिए इसके ऊपर कि पवन किसे कहते हैं और क्या वायु किसे कहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आप विचार कर लीजिए खुद। उससे पहले कि मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि वायु अलग है और क्या है पवनें अलग है। इन दोनों की जो परिभाषाएं हैं वो क्या है अलग अलग है। ठीक है, तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे, पवन तंत्र है, वैश्विक क्या है पवन तंत्र है। ठीक है, वर्ल्ड का जो पवन तंत्र है उसमें किस प्रकार वायु को डिस्क्राइब किया गया है और किस प्रकार जो पवन है उसको क्या डिस्क्राइब है वो किया गया है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं वायु है। ठीक है, तो वायु क्या है। ठीक है, वायु एक क्या है एक वस्तु है। वायु क्या है एक वस्तु है जो रंगहीन गंधहीन और क्या स्वादहीन है, स्वादहीन है। वायु क्या है एक वस्तु है जिसका न तो कोई रंग है न कोई स्वाद है और न जिसकी क्या है कोई गंध है। हमें चारों तरफ देखते हैं वायु चलती रहती है। ठीक है, तो यहाँ से क्या है हमें न तो क्या है इसका कोई रंग पता चलता है, न ये वस्तु है इसकी कोई गंध आती है, न इसका क्या कोई स्वाद है, ये पता थोड़ी चलता है। ठीक है, तो ये क्या है भार है। ठीक है, वायु का क्या होता है भार होता है। ठीक है, वायु में क्या है भार होता है या नहीं होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे कि वायु का क्या है भार और क्या दबाव होता है। ठीक है, वायु जब चलती है तो व्यक्ति जब स्पीड में वायु चलती है उच्च से न्यून वायुदाब की ओर जब पवन का ये रूप धारण करती है तो उसमें क्या इसका दबाव या क्या भार होता है। तो वायु का क्या है दबाव होता है, भार होता है, यह रंगहीन गंधहीन और क्या स्वादहीन वस्तु होती है। वायु क्या है स्थान घेरती है। ठीक है, तो वायु क्या है स्थान जो क्या है घेरती है। वायु क्या करती है स्थान भी घेरती है। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑप्शन दे देगा। ठीक है, वायु की परिभाषा में क्या क्वेश्चन दे देगा। ठीक, वायु क्या है रंगहीन है, गंधहीन या स्वादहीन है और क्या भौतिक वस्तु है, स्थान घेरती है, इसका भार या दबाव होता है। और वायु जो क्या है गैसों का क्या है एक यांत्रिक क्या है मिश्रण है। वायु क्या है गैसों का जो क्या है एक क्या है यांत्रिक मिश्रण है, यानी इसमें क्या सभी प्रकार की जो गैसें हैं वो पाई जाती है। ठीक है, सभी प्रकार की जो गैसें हैं वो पाई जाती है। ठीक है, वायुदाब की सर्वप्रथम व्याख्या की अगर हम बात करते हैं तो ये गैलीलियो थे, महान वैज्ञानिक हुए थे गैलीलियो। इनके शिष्य थे बेरोसोली या क्या है टेरोसोली है। इनके द्वारा प्रथम बार क्या है वायुदाब की क्या सर्वप्रथम क्या है व्याख्या की गई थी, यानी क्या है वायुदाब के बारे में सर्वप्रथम तो इनके द्वारा क्या है बताया गया था। ठीक है, तो वैश्विक पवन तंत्र में पढ़ते हैं वायु किसे कहते हैं। ठीक है, तो वायु वह वस्तु वह भौतिक वस्तु जो क्या है रंगहीन हो, गंधहीन हो और क्या स्वादहीन हो, यानी क्या जिसका न तो रंग हो न उसका गंध होती है न उसमें क्या कोई स्वाद होता है, तो इसे क्या कहते हैं वायु कहते हैं। और जो क्या है जिसमें भार होता है दबाव होता है, जिसमें क्या भार और दबाव होता है और क्या है जो गैसों का यांत्रिक मिश्रण होती है और जो क्या स्थान घेरती है उसे क्या कहते हैं वायु कहते हैं। वायु के बारे में सर्वप्रथम एक महान वैज्ञानिक हुए थे गैलीलियो। इनके शिष्य बेरोसोली व टेरोसोली के द्वारा क्या है वायुदाब का जो क्या है सर्वप्रथम व्याख्या की गई थी। इसके बाद में क्या है ऊर्ध्वाधर वायुदाब यानी क्या है ऊपर की तरफ वर्टिकल जो वायुदाब था उसके बारे में एक वैज्ञानिक थे उनके द्वारा व्याख्या की गई थी। और क्या हॉरिजॉन्टल जो क्या क्षैतिज वायुदाब है उनके बारे में भी क्या है चर्चा की गई थी। ठीक है,
तो पास्कल नाम के एक महान वैज्ञानिक हुए थे। पास्कल नामक एक महान वैज्ञानिक हुए थे, उनके द्वारा क्या ऊर्ध्वाधर वायुदाब के बारे में जो चर्चा थी वो की गई थी। और ग्यूरिक एक महान वैज्ञानिक थे, इनके द्वारा क्या क्षैतिज वायुदाब है यानी क्षैतिज पर वायु कैसे प्रवाह करती है उसके बारे में क्या ग्यूरिक नाम के एक वैज्ञानिक थे, इनके द्वारा क्या है जो चर्चा थी वो की गई थी। ठीक है, तो पास्कल ने क्या है ऊर्ध्वाधर वायुदाब के बारे में जानकारी दी थी। ठीक है, पास्कल ने क्या है ऊर्ध्वाधर जो वायुदाब था, ऊर्ध्वाधर वायुदाब के बारे में बताया, ऊर्ध्वाधर वायुदाब के बारे में बताया। ठीक है, यानी वायु है वो ऊपर की ओर चलती है। इनके क्या है पास्कल के द्वारा यह बताया था। एक महान वैज्ञानिक थे ग्यूरिक, इनके द्वारा क्या क्षैतिजीय वायुदाब की व्याख्या की, यानी किस प्रकार क्षैतिज पर इस प्रकार हॉरिजॉन्टल रूप से क्या वायु प्रवाह करती है, इसके बारे में किसके ग्यूरिक नाम के एक महान वैज्ञानिक थे, इनके द्वारा क्या क्षैतिज जो वायुदाब है इसके बारे में बताया था। ठीक है, इसके बारे में क्या है बताया था। ठीक है, तो मोस्टली जो वायुदाब है यानी वायु है उसका क्या है, ये वायु क्या है एक भौतिक वस्तु है। ठीक है, ध्यान से पढ़ने, वायु क्या है एक क्या है भौतिक वस्तु है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल कोई वस्तु है जो क्या है रंगहीन है, गंधहीन है क्या और क्या स्वादहीन है, जिसका न तो रंग है न जिसकी कोई गंध है न जिसमें क्या कोई स्वाद है। ठीक है, और ये क्या दबाव होता है, वायु का क्या होता है दबाव और क्या भार होता है, और ये क्या स्थान घेरती है, वायु क्या स्थान घेरती है, स्पेस जो है कवर करती है। और इसमें क्या गैसों का, वायु जो क्या है गैसों का यांत्रिक मिश्रण है। हमें पता है वायु में विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, उनका जो एक मिश्रण है उसे क्या वायु कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है वायु कहा जाता है। वायु के बारे में सर्वप्रथम व्याख्या गैलीलियो के शिष्य बेरोसोली या टेरोसोली ने की थी। ठीक है, ये मोस्ट जो बेसिस क्वेश्चन है वो यहीं से उठते हैं कि जो वायु है वायुदाब है उसके बारे में सर्वप्रथम किन के द्वारा बताया गया था। तो गैलीलियो एक महान वैज्ञानिक है, हम जानते हैं साइंस के स्टूडेंट इन्हें अच्छी तरह से जानते होंगे कि गैलीलियो क्या है एक महान वैज्ञानिक हुए हैं। इनके शिष्य थे जिसका नाम बेरोसोली या कहीं कहीं टेरोसोली लिखा आता है। तो इनके द्वारा जो क्या है वायुदाब के बारे में सर्वप्रथम जो क्या है व्याख्या थी वो की गई थी, यानी वायुदाब के बारे में इनके द्वारा सर्वप्रथम बताया था। अब दो महान वैज्ञानिक थे, एक तो क्या है जिन्होंने क्या है ओरिजेंटल यानी ऊपर की, ओरिजेंटल यानी क्या है ऐसे, और वर्टिकल यानी ऊपर की तरफ ऊर्ध्वाधर वायुदाब के बारे में जानकारी दी थी। तो ऊर्ध्वाधर वायुदाब के बारे में जानकारी क्या पास्कल नाम के महान वैज्ञानिक हुए थे, इनके द्वारा क्या ऊर्ध्वाधर जो वायुदाब है उसके बारे में बताया गया था। और दूसरे जो महान वैज्ञानिक थे ग्यूरिक है, इनके द्वारा क्षैतिज जो वायुदाब यानी हॉरिजॉन्टल प्रकार से किस प्रकार जो क्या है वायु प्रवाह करती है उनके बारे में क्या है बताया गया था। ठीक है, तो वायुदाब की ये परिभाषा से पहले क्या है ये कुछ पॉइंट हैं, तो इससे क्या है वायु की हमें पता चल जाए कि वायु किसे कहते हैं। ठीक है, वायु क्या है किसे कहते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया कि वैश्विक पवन तंत्र में पहला पॉइंट आता है वायु है, उसके बाद में वायुदाब आएगा, उसके बाद में पवनें आएंगी। ठीक है, इस प्रकार हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो पहला वायु को समझ लेते हैं कि वायु क्या है भौतिक वस्तु है जो रंगहीन गंधहीन और क्या स्वादहीन होती है, जिसका जो क्या है भार और दबाव भी होता है, और जिसके गैस ये क्या है वायु क्या है गैसों का यांत्रिक मिश्रण है, और ये क्या स्थान जो क्या है घेरती है। इसके वायुदाब की सर्वप्रथम व्याख्या गैलीलियो के शिष्य बेरोसोली व टेरोसोली के द्वारा की गई थी। और इनके ऊर्ध्वाधर जो वायुदाब है उसके बारे में सर्वप्रथम पास्कल के द्वारा बताया गया था, और क्षैतिज हॉरिजॉन्टल जो वायुदाब है उसके द्वारा उस पे क्या है सर्वप्रथम ग्यूरिक नाम का एक महान वैज्ञानिक थे, इनके द्वारा क्या है बताया गया था। ठीक है, क्या किया था इनके द्वारा बताया गया था। ठीक है, इतना आशा है कि इतना आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में हम चलते हैं कि वायुदाब किसे कहते हैं। ठीक है, एयर प्रेशर किसे कहा जाता है। ठीक है, वायुदाब, वायु की परिभाषा आपको समझ में आई कि यह एक भौतिक वस्तु है जो रंगहीन गंधहीन और क्या स्वादहीन होती है, जो स्थान घेरती है, और इसमें क्या गैसों का विभिन्न गैसों का क्या है यांत्रिक जो मिश्रण देखने को मिलता है, और जिसका दबाव और क्या है भार होता है। ठीक है, अब वायुदाब किसे कहते हैं। ठीक है, वायुदाब किसे कहते हैं, तो इसमें क्या है वायुदाब की परिभाषा है कि पृथ्वी के इकाई क्षेत्रफल पर वायुमंडल के विभिन्न परतों के द्वारा पड़ने वाले दबाव को क्या कहते हैं वायुदाब कहते हैं। गौर से सुनिएगा कि वायुदाब किसे कहा जाता है। पृथ्वी के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर
पृथ्वी के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर वायुमंडल की विभिन्न परतों के द्वारा पड़ने वाले दबाव को क्या कहा जाता है? वायु दाब कहा जाता है। पृथ्वी के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ द एयर प्रेशर ऑक्यूपाइड और द डिफरेंट लेयर ऑफ द अर्थ है। तो विभिन्न परतों के द्वारा पृथ्वी के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाले दबाव को क्या कहा जाता है? वायु दाब कहते हैं। सर्वप्रथम इस बात को हम लिख लेते हैं, फिर इसके बारे में आपको बताऊंगा कि यह क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, यानी वायु दाब किसे कहते हैं? वायु दाब, वायु क्या है? दाब। इसे क्या कहते हैं? एयर प्रेशर भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? एयर प्रेशर। एयर क्या है? प्रेशर है, वायु दाब। ठीक है, पृथ्वी के प्रति इकाई पृथ्वी के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर वायुमंडल की विभिन्न परतों के द्वारा पड़ने वाले दबाव को क्या कहते हैं? वायुदाब कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुदाब कहते हैं। ठीक है, इस पर गौर फरमाइए कि यह क्या कहना चाह रहा है। पृथ्वी के प्रति इकाई क्षेत्रफल वायुमंडलीय परतों के पड़ने वाले भार या क्या है दबाव को क्या कहते हैं? वायुदाब कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाले दबाव, या यहाँ पर क्या कई बार भार भी वो लिख देता है। ठीक है, या क्या है भार भी, दबाव या भार को क्या कहते हैं? वायुदाब कहते हैं। पर यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ द एयर प्रेशर विल एक्यूपाइड टू द अर्थ इज सेड टू बी एयर प्रेशर है। किसे कहा जाता है? इसे वायुदाब कहा जाता है। पृथ्वी के प्रति इकाई क्षेत्रफल, अब प्रति इकाई क्षेत्रफल कौन सा है? जिसके द्वारा क्या है? विभिन्न परतों के द्वारा क्या है जो प्रभाव है पड़ता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि सर्वप्रथम क्या पृथ्वी एक समतल नहीं है, पृथ्वी क्या एक समान नहीं है। कहीं क्या है ऐसे पर्वत है, और कहीं क्या है ऐसे पठार है, और कहीं क्या ऐसे मैदान है, और कहीं क्या समुद्री भाग है। ये तो कौन सा है? पर्वत है। ये क्या है? पठार है, पर्वत है, पठार है। और ये हमारा समतल कौन सा आता है? मैदान है। और ये कौन सा? समुद्र है, यानी पानी है। ठीक है, तो ये कौन सा? अपनी पृथ्वी है। ठीक है, तो पृथ्वी के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर, यानी पृथ्वी का जो प्रत्येक यूनिट क्षेत्रफल है उसके ऊपर क्या है? वायुमंडल की विभिन्न परतों के द्वारा लगने वाले दबाव को क्या कहते हैं? वायुदाब कहते हैं। इसके ऊपर क्या है? परतें थी, क्षोभ मंडल, दूसरी कौन सी थी? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल। और ये कौन सी है? मध्य मंडल। ये कौन सी है? आयन मंडल। और ये कौन सी है? बहिर्मंडल। ठीक है, ये कौन सी है? बहिर्मंडल। इसको मैं एक बार हटा देता हूँ कि वायुदाब की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। इसको मैं एक बार यहाँ से हटा रहा हूँ। ठीक है, और ये जो क्या है प्रति इकाई क्षेत्रफल का वायुदाब किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको एक क्या है डायग्राम के माध्यम से इसको क्या है समझा रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा क्या है? ये पर्वत हो गए, अपने पर्वत है। ये क्या है? पठार हो गए। पर्वत से छोटे रूप होते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या है? पठार है। ये क्या है? पर्वत है। और ये क्या है? हमारा मैदान है। मैदान थोड़े से नीचे होंगे, यानी यहीं कहीं हैं। फिर इसके बाद में क्या आ जाता है? समुद्र है। ये कौन सा है? समुद्र है। पृथ्वी पर ये चीज़ें हैं, अपने को पता है पृथ्वी पर क्या ये चीज़ें हैं। और इधर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल। हमें पता है पृथ्वी पर क्या है? नीचे की तरफ क्या गुरुत्वाकर्षण हमेशा लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। इसमें क्या है? विभिन्न परतें हैं। इसमें क्या है? विभिन्न क्या है? परतें हैं। पहली जो परत थी उसका क्या नाम था? समताप मंडल। पहले का नाम क्या था? क्षोभ मंडल। और दूसरी का नाम क्या था? समताप मंडल। तीसरी का क्या नाम है? मध्य मंडल।
क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ये कौन सा था, आयन मंडल, और ये कौन सा था ना, बहिर्मंडल है। बहिर क्या है, मंडल है। ये इस प्रकार की क्या है, परतें हैं। ठीक है, वायुमंडल की हमें परतें पता है, क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, आयन मंडल और क्या है, बहिर्मंडल है। बाहरी जो मंडल है उसमें हाइड्रोजन हीलियम गैसें पाई जाती है। बाहर के हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, ये बाहर के वाले मंडल में क्या पाई जाती है। ठीक है, क्षोभ मंडल, समताप, इनमें क्या है, जो बादलों का निर्माण होता है यहीं पर दिखाई देता है। ठीक है, हमें क्या है, यहीं पर दिखाते हैं, जो वायुयान उठते हैं और है वो यहीं पर है। इनके परतों के बारे में फिर चर्चा करेंगे हम। ठीक है, इन परतों की अलग अलग एक एक परत को लेकर के इसकी क्या है, व्याख्या करेंगे। लेकिन आज हम क्या है, वायुदाब के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मैंने आपको वायुदाब की परिभाषा लिखाई है कि वायुदाब किसे कहा जाता है, पृथ्वी के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर वायुमंडल की विभिन्न परतों के द्वारा लगने वाले दबाव को क्या कहते हैं, वायुदाब कहते हैं। तो ये पृथ्वी की सतह है, ये क्या है, पृथ्वी क्या है, सतह है। इसके क्या है, वायुमंडल की विभिन्न परतें, ये विभिन्न परतें हो गई, इनके द्वारा जो दबाव लगता है, ठीक है, पृथ्वी की सतह पर जो दबाव लगता है उसे क्या कहते हैं, वायुदाब कहते हैं। पृथ्वी के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर वायुमंडल की विभिन्न परतों के द्वारा लगने वाले दबाव को क्या कहते हैं, वायुदाब कहते हैं। तो पृथ्वी की विभिन्न ये परतें हो गई, इनके द्वारा क्या है, पृथ्वी की सतह के ऊपर क्या है, परतों के द्वारा एक दबाव लगता है, जिसे क्या कहते हैं, वायुदाब कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, वायुदाब। आपको समझ में आया होगा कि ये परतें हैं, ये क्या है, पृथ्वी के ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स नीचे लगता है। अपने को पता है ग्रेविटेशन फोर्स, कोई भी चीज़ है यहाँ छोड़ेंगे तो झट से क्या नीचे जाएगी, यानी एक दबाव नीचे की ओर होता है उनका। ठीक है, तो यही दबाव क्या है, वायुदाब कहलाता है। तो पृथ्वी की परतें हैं, ये क्या नीचे की ओर एक दबाव लगा रही है, जिसे क्या कहते हैं, वायुदाब कहते हैं। ठीक है, ये जो मैंने लिखा था पीछे उसके बारे में क्या है, ये आपको क्या है, लिख करके है, ये डायग्राम बना करके है समझा दिया। ठीक है, अब क्या है, पृथ्वी के प्रति इकाई क्षेत्रफल कौन आ जाते हैं, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर, प्रति इकाई में कौन कौन से आ जाते हैं, पर्वत, पठार, मैदान और समुद्र है। ये प्रति इकाई क्षेत्रफल है, यानी इनके ऊपर भी दबाव लगेगा, इनके ऊपर भी लगेगा, इनके ऊपर भी इनका क्या है, जो दबाव लगता है, क्योंकि ये यूनिट पॉइंट है। ठीक है, यूनिट एरिया सर्किल है। ठीक है, यानी प्रति क्या है, प्रति इकाई क्षेत्रफल है। ठीक है, प्रत्येक इकाई पर इनका क्या है, दबाव लगता है परतों का। ठीक है, तो प्रति इकाई कौन कौन से हो गए, इसमें क्या है, पर्वत है, पठार है, मैदान है और क्या है, समुद्र है। इनके ऊपर क्या है, दबाव जो है लगता है। ठीक है, इनके ऊपर क्या है, जो दबाव है वो लगता है। इसके बाद पूछा जाता है कि समुद्र तल पर वायुदाब कितना होता है। समुद्र तल पर औसतन जो वायुदाब होता है सर्वाधिक देखने को मिलता है, और ये 1013.25 मिलीबार होता है। कितना होता है, 1013.25 MB में लिखते हैं, स्मॉल b लिखा जाता है। ठीक है, तो समुद्र तल पर सर्वाधिक वायुदाब देखने को मिलता है, जो क्या है, औसत वायुदाब कितना, 1013.25 मिलीबार होता है। ठीक है, जैसे जैसे क्या समुद्र तल से ऊंचे की ओर ऊपर की तरफ जाते हैं, वायुदाब क्या है, घटता जाता है। ठीक है, वायुदाब किस प्रकार है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो ये परतें ऊपर की ओर होती है, तो उनका वायुदाब क्या है, कम होता जाता है। ठीक है, वायुदाब क्या है, कम होता जाता है। ठीक है, तो आपको वायुदाब के बारे में पता चला होगा कि वायुदाब किसे कहा जाता है, पृथ्वी के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर वायुमंडल की विभिन्न परतों के द्वारा लगने वाले दबाव को क्या कहते हैं, वायुदाब कहते हैं। और ये क्या है, प्रति इकाई क्षेत्रफल कौन सा, पर्वत, पठार, मैदान और क्या, समुद्र पर सर्वाधिक वायुदाब, औसतन सर्वाधिक वायुदाब देखने को मिलता है। पूछ लिया जाता है कि समुद्र का औसतन वायुदाब बताइए, तो 1013.25 मिलीबार है। जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं, समुद्र से ऊपर की ओर जाएंगे, वायुदाब क्या है, कम होता जाएगा। जैसे कभी हम रेलगाड़ी में जाते हैं इधर उधर, तो हमने देखा होगा कि समुद्र तल से ऊंचाई इतनी है। ठीक है, समुद्र तल से, तो वो क्या है, समुद्र तल पर वायुदाब जितना है उससे ऊंचाई देखी जाती है कि 1013 मिलीबार से कितना ऊंचा है। जैसे क्या है, कोई स्टेट या कोई डिस्ट्रिक्ट जहाँ से आप गुजरते हैं, तो ये वहाँ पर एक बोर्ड लगा होता है, रेलगाड़ी के अंदर बैठे हैं तो बाहर की तरफ देखते हैं कि समुद्र तल से ऊंचाई इतनी है। ठीक है, तो वो क्या है, इसी को आधार मान करके है, इससे ऊपर या नीचा किया जाता है। ठीक है, जो कोई है वो समुद्र तल से क्या कितनी ऊंची क्या है जगह है, कोई स्टेट है या डिस्ट्रिक्ट है, उसकी जो पटड़ियाँ हैं रेलगाड़ी की है जो क्या कितनी है, तो उसको आधार मान करके वहाँ पर दर्शाया जाता है। ठीक है, इसलिए वो वहाँ पर लिखा होता है कि समुद्र तल से ऊंचाई इतनी है। ठीक है, अब की बार कभी जाएं तो उस पर गौर कीजिए कि कौन से स्टेट में या कौन से डिस्ट्रिक्ट में क्या है, समुद्र तल से यह कितना ऊंचा है। ठीक है, तो ये आपको वायुदाब बताया मैंने। ठीक है, वायुदाब किसी पहले क्या, वायु की परिभाषा बताई, फिर क्या है, वायुदाब के बारे में बताया है। ठीक है, तो वायुदाब कहते किसे हैं, वायुदाब क्या है, कहते किसे हैं। अब दूसरी अगर हम बात करते हैं, वायुदाब के मापने के यंत्रों को क्या कहा जाता है। वायुदाब जो, अब वायुदाब आ गया हमारे पास से, वायु है तो इसका मापेंगे कैसे। ठीक है, तो वायुदाब मापने के यंत्रों को क्या कहते हैं, वायुदाब मापने के
यंत्र को क्या कहते हैं? बैरोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? बैरोमीटर। ठीक है, तो वायुदाब जो मापते हैं उसको क्या कहते हैं? बैरोमीटर कहा जाता है। ठीक है, वायुदाब को क्या कहते हैं? वायुदाब को बैरोमीटर कहा जाता है। और वायुदाब मापने की इकाई कौन सी आती है? मिलीबार या क्या पास्कल है। ठीक है, वायुदाब मापने की जो इकाई है किस में मापा जाता है? मिलीबार में। हमने देखा समुद्र तल का कितना है? 1013.25 है, तो मिलीबार में। वायुदाब मापने की इकाई या तो क्या होती है? मिलीबार होती है, हिंदी में लिख देते हैं, या तो क्या है? मिलीबार है। मिलीबार ना देकर क्या होती है? पास्कल होती है। क्या होती है? पास्कल होती है। तो वायुदाब मापने की इकाई कौन सी आती है? मिलीबार या क्या कहलाती है? पास्कल है। जो क्या है? वायुदाब जो है उसकी मापने की क्या है? इकाई है। ठीक है, तो अब हमने देखा होगा बैरोमीटर होता है। एक क्या बैरोमीटर होता है? जहाँ पर क्या है? प्रयोगशाला, यहाँ पर भूकंप आते हैं, यहाँ से क्या अनुमान लगाया जाता है, तो उनमें क्या है? बैरोमीटर रखा होता है। ठीक है, तो साइंटिस्ट होते हैं जो क्या है, आज यहाँ का तापमान इतना रहेगा, आज वहाँ पर ऐसी जलवायु इस प्रकार होगी, और इस क्षेत्र में क्या बरसात होगी, इस क्षेत्र में क्या ज़्यादा नमी रहेगी, इस क्षेत्र में ज़्यादा ड्राइनेस रहेगी। तो किसके द्वारा वो ज्ञात करते हैं? जो वैज्ञानिक होते हैं उनके पास क्या बैरोमीटर रखा होता है, उनके द्वारा क्या है? बैरोमीटर रखा होता है। ठीक है, तो उनके द्वारा क्या है? जो उसमें क्या है? जो होता है बैरोमीटर होता है उसका पाठ्यांक ज्ञात करते हैं। तो इसमें क्या, एक तो क्या है? आंधी तूफान आना। आंधी या क्या तूफान आएगी, तो जो बैरोमीटर एक सूचकांक रखा होता है। ठीक है, बैरोमीटर इस प्रकार का एक गोल पाठ्यांक सूचकांक होता है, उसमें क्या है? इस प्रकार ऐसे लगे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या सुई होती है, वो क्या है? 0, 10, 15, 30, 35, 40, 45 इस प्रकार क्या उसका क्या पाठ्यांक होता है, उसका क्या टेम्परेचर होता है, वहाँ पर सुई क्या है? होती है। ठीक है, जब यह बैरोमीटर की सुई क्या है? अचानक से 40 से अचानक पर क्या है? 0 पर आ जाती है। अचानक से क्या है? बैरोमीटर की सुई क्या है? कम होती है। एकदम सुई जब नीचे गिरती है तो उससे जो वैज्ञानिक है वो क्या संकेत देते हैं कि आज आंधी या क्या है? तूफान आएगा। आंधी या क्या है? तूफान आएगा। अपने सोचते हैं उनको कैसे पता चलता है? तो उनके पास क्या बैरोमीटर होता है जिसमें वायुदाब के बारे में उन्हें क्या है? पता चलता रहता है। ठीक है, जब क्या है? बैरोमीटर का जो पाठ्यांक है वो जल्दी से नीचे गिरता है तो तब क्या आती है? आंधी या तूफान आती है। ठीक है, बैरोमीटर में पाठ्यांक का जल्दी से नीचे गिरना। ठीक है, तो बैरोमीटर है उसमें क्या एकदम से ये सुई 40% 0 पर आ जाती है, तो वैज्ञानिक उनको पता चल जाता है कि आज क्या है? हमारे इस क्षेत्र में क्या है? आंधी या क्या तूफान आएगा। प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में यह रखा होता है। ठीक है, जहाँ पर आप रहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट स्टेट में क्या है? ये रखा होता है, वैज्ञानिक इसी को देख करके है करते हैं। ठीक है, ठीक है, कभी कभी क्या है? तेजी से पाठ्यांक क्या ऊपर जाता है। ठीक है, तेजी से पाठ्यांक क्या ऊपर जाता है, वर्षा का संकेत देता है। तेजी से क्या है? नीचे गिरकर क्या है? नीचे गिरकर तेजी से ऊपर वापस जाता है, ऊपर जाता है। एक बार नीचे गिरेगा फिर तुरंत वो क्या ऊपर उठ जाता है। पाठ्यांक का जल्दी से ऊपर की ओर उठना किसका संकेत है? वर्षा का संकेत है। यानी क्या बैरोमीटर में पाठ्यांक जब क्या अचानक से ऊपर की ओर जाता है तो उसमें क्या है? वर्षा आती है। ठीक है, ठीक है, तो पहला कौन सा? आंधी तूफान आएगी। यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक जल्दी से नीचे गिरता है तो इसे क्या है? आंधी तूफान आएगी। और दूसरा क्या है? नीचे गिर तेजी से, यानी कि अचानक से ऊपर उठ जाना क्या रहेगा? इससे क्या बरसात होगी। ठीक है, और क्या है? मौसम साफ रहेगा, मौसम साफ रहना। बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर उठना। ठीक है, तो बैरोमीटर में क्या है? जब पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर की ओर उठता है तो उसमें क्या है? वैज्ञानिक कहते हैं कि ये मौसम क्या है? आज साफ रहेगा। ठीक है, तो वायुदाब के मापने के यंत्र क्या कहा जाता है? बैरोमीटर कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? बैरोमीटर कहा जाता है। वायुदाब मापने की इकाई कौन सी है? वायुदाब जो मापने की इकाई है वो कौन सा है? मिलीबार या क्या है? पास्कल है। ठीक है,
तो वायुदाब किस में बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है? जब अचानक से नीचे गिरता है, एकदम नीचे गिरेगा तो आंधी तूफान आएगा। क्यों? कई बार देखते हैं उमस, भयंकर उमस हो रही होती है, गर्मी है, ठीक है, बहुत ही भयंकर गर्मी है और उमस है, ठीक है, कहीं से कोई भी दबाव नहीं है, वायु नहीं चल रही है, तो क्या है ये पटांगा नीचे गिर गया, बिल्कुल नीचे है यानी शांत है, तो वैज्ञानिक अंदाजा लगा लेते हैं कि आंधी तूफान आएगी, ठीक है। और दूसरा क्या है, ऊपर उठता है तो क्या है बारिश का संभावना रहती है कि बारिश आएगी, और जब क्या धीरे धीरे ऊपर की ओर जाता है तो मौसम क्या है साफ रहेगा, मौसम इसमें क्या रहता है साफ रहते हैं, ठीक है, धीरे धीरे क्या है ऊपर उठता है। ये इतना आपको समझ में आएगा। हमने वायु पढ़ा और वायुदाब की परिभाषा पढ़ी और वायुदाब मापने के यंत्र को पढ़ा, ठीक है, वायुदाब मापने के क्या है यंत्र को पढ़ा है। अब क्या करते हैं कि वायुदाब ऐसे तो दिखाएगा नहीं, ठीक है, तो ये मानचित्र पर जब वायुदाब रेखाओं को दर्शाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, ठीक है, मानचित्र पर वायुदाब को दर्शाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, समदाब, समबार या आइसोबार रेखाएं कहते हैं, ठीक है। मानचित्र पर जब वायुदाब को दर्शाते हैं, ठीक है, तो हमें पता है मानचित्र के आधार पर हम ये जो सारे क्रियाकलाप है वो करते हैं, तो मानचित्र पर जब इनको दर्शाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, समबार, आइसोबार या क्या है समभार, समदाब, समबार या आइसोबार रेखा कहते हैं, ठीक है। तो क्या है मानचित्र पर जब वायुदाब, मानचित्र पर जब वायुदाब को दर्शाया जाता है, मानचित्र पर जब वायुदाब को दर्शाया जाता है तो इसे समदाब, समभार या आइसोबार रेखाएं कहते हैं। जैसे 1019 की समभार रेखा कहाँ से गुजरती है, क्वेश्चन आएंगे आगे, 1018 की कहाँ पर ये गुजरती है, ठीक है, रेखाओं, ये क्या है, इसे समदाब, समबार या आइसोबार रेखाएं हैं उनके द्वारा दर्शाया जाता है, या इन्हें क्या है इन रेखाओं के नाम से क्या है जो क्या है हम क्या है जानते हैं, ठीक है। तो वायुदाब को जब मानचित्र पर दर्शाया जिसे कहा जाता है, ठीक है। तो अब तक का सबसे बड़ा वायुदाब है वो साइबेरिया के इक्कूटक क्षेत्र में देखा गया है। आज तक का सबसे बड़ा जो वायुदाब क्षेत्र है वो साइबेरिया के इक्कूटक क्षेत्र में क्या है देखा गया है। वहाँ सबसे ज़्यादा जो क्या है वायुदाब देखने को मिला था। वैसे तो क्या 1013.25 होता है, सामान्य जो औसतन वायुदाब होता है वो इतना है, लेकिन साइबेरिया के इक्कूटक क्षेत्र में 1075 समथिंग जो मिलीबार था वहाँ पर देखा गया था, सर्वाधिक देखा गया था, ठीक है। और न्यूनतम जो क्या है, न्यूनतम जो वायुदाब है वो प्रशांत महासागर के मेरियाना द्वीप में क्या है देखा गया था। न्यूनतम जो वायुदाब है वो प्रशांत महासागर का जो क्या है मेरियाना गर्त है, यानी मेरियाना जो द्वीप है उसके बाद एक चक्रवात बना था जिसमें क्या है सबसे न्यूनतम जो वायुदाब है वो देखा गया था, कितना 877 समथिंग मिलीबार देखा गया था, ठीक है। तो सर्वाधिक वायुदाब क्या है, इक्कूटक क्षेत्र, इक्कूटक क्षेत्र में 1075 मिलीबार और न्यूनतम वायुदाब मेरियाना गर्त, मेरियाना द्वीप, प्रशांत महासागर में ही मेरियाना द्वीप के नज़दीक एक चक्रवात था, नज़दीक चक्रवात में 877 मिलीबार, ठीक है। तो सर्वाधिक जो था साइबेरिया द्वीप था उसके पास में देखा गया था, इक्कूटक क्षेत्र है, इक्कूटक क्षेत्र में देखा गया था 1075 मिलीबार था। और न्यूनतम जो है प्रशांत महासागर में मेरिया द्वीप के नज़दीक क्या है चक्रवात उठा था जिसमें कितना है 877 जो मिलीबार का था वो क्या है वायुदाब था वो देखा गया था, ठीक है। 877 मिलीबार का क्या था वायुदाब था वो देखा गया था, ठीक है। अब इतना समझ में आया कि वायुदाब किसे कहते हैं, वायु किसे कहते हैं और वायुदाब किसे कहते हैं और इसके मापने के यंत्र को क्या नाम दिया गया है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या है बात करेंगे कि वायुदाब को कौन कौन से क्षेत्र क्या प्रभावित करते हैं, कौन कौन से जो कारक है वो वायुदाब को क्या है प्रभावित है वो करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है हम बात करेंगे वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक, यानी क्या है वायुदाब है, एयर प्रेशर है, उसको क्या है कौन कौन से कारक है
प्रभावित जो है वो करते हैं। ठीक है, तो वायुदाब है उसको क्या, कौन कौन से जो वायुदाब के कारक है वो प्रभावित करते हैं, इसके बारे में क्या है हम क्या है चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम क्या है चर्चा जो है वो करेंगे। तो पहला कौन सा आता है, तापमान है। पहला कौन सा आता है, टेम्परेचर है, तापमान। दूसरा कौन सा है, समुद्र तल से क्या है, ऊंचाई। समुद्र तल से क्या है, ऊंचाई है। तो पहला पॉइंट कौन सा आता है कि तापमान है वो क्या है वायुदाब को प्रभावित करता है। दूसरा कौन सा आता है, समुद्र तल से क्या है ऊंचाई है वो क्या है इसको क्या है प्रभावित करती है। तीसरा जो है पृथ्वी का परिभ्रमण जो काल है यानी रोटेशन जो पीरियड है वो भी इसे क्या प्रभावित करता है, पृथ्वी का परिभ्रमण। ठीक है, तो वायुदाब है इनको जो तीन कारक है वो ज़्यादा क्या है प्रभावित है करते हैं। ठीक है, वायु इनको क्या है तीन जो कारक है वो ज़्यादा क्या है प्रभावित करते हैं। एक तो कौन सा था, एक तो हमने पढ़ा था तापमान है, एक तो कौन सा था तापमान है, और दूसरा कौन सा था इनकी क्या है दूरी कितनी है यानी क्या समुद्र तल से इसकी क्या है दूरी कितनी है, और तीसरा हमने क्या था पृथ्वी का परिभ्रमण काल है यानी क्या है रोटेशन ऑफ द अर्थ है। ठीक है, पृथ्वी का परिभ्रमण काल है। ठीक है, तो पहला पॉइंट पढ़ते हैं वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारकों में क्या है, पहला पॉइंट हम पढ़ लेते हैं क्या है, तापमान है ये। ठीक है, तापमान किस प्रकार जो वायुदाब को प्रभावित करता है। ठीक है, तो तापमान जो है वो किस प्रकार जो है वायुदाब को क्या है प्रभावित करता है। तो हम जानते हैं कि वायुदाब और तापमान में क्या है विपरीत संबंध होता है। ठीक है, द्रांतल पर क्षैतिजीय क्या है, द्रांतल पर धरती है, द्रांतल पर क्षैतिजीय क्या होता है तापमान होता है यानी धरती क्या है हमारी गर्म होती है, द्रांतल पर क्षैतिज तापमान है। ठीक है, धरती गर्म होती है। ठीक है, और जो वायुदाब है उनके बीच में क्या है विपरीत संबंध क्या है होता है, उनके बीच में क्या है विपरीत क्या है संबंध होता है। क्षैतिज तापमान व वायुदाब में विपरीत क्या है संबंध, विपरीत संबंध होता है। क्या होता है, विपरीत जो क्या है संबंध होता है। जैसे द्रांतल पर देखते हैं जहां पर वायुदाब कम होगा वहां तापमान ज्यादा होगा, जहां तापमान ज्यादा होगा वायुदाब कम होगा। ठीक है, उल्टा चलता है पृथ्वी के द्रांतल पर क्या है किस प्रकार ये उल्टा चलता है अभी आपको बताएंगे। ठीक है, इसको क्या है अधिक ऊपर बताएंगे। ठीक है, तो पहला कौन सा तापमान है, तापमान और उनका क्या है जो तापमान और वायुदाब का क्या है संबंध क्या है विपरीत होता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं, इसको मैं मिटाता हूं, जैसे हम बात करते हैं इसको थोड़े से विस्तार तो समझेंगे। ठीक है, तापमान समझ में आ गया, तापमान पर क्या है इनका अलग अलग संबंध होता है। ठीक है, तो तापमान को मैं इधर लिख लेता हूं कि तापमान जो है वो प्रभावित करता है किसको, वायुदाब को। तापमान व वायुदाब में क्या होता है, तापमान व वायुदाब में विपरीत संबंध होता है। यानी जहां वायुदाब ज़्यादा होगा तो वहां ऑटोमेटिक तापमान कम होगा, जहां तापमान ज़्यादा होगा तो वहां क्या है वायुदाब कम होगा। उल्टा चलता है, तापमान ज़्यादा तो वायुदाब कम, वायुदाब ज़्यादा तापमान कम। ठीक है, उल्टा इसका चलता है। ठीक है, तो पहले अगर बात करते हैं, हमें पता है ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री का भूमध्य रेखा है, यहाँ सूर्य है। सूर्य अगर सीधा तप रहा है, सूर्य क्या है सीधा तप रहा है तो तापमान क्या है ज़्यादा होगा, तापमान ज़्यादा, तापमान ज़्यादा है तो यहाँ क्या है गर्म हवा होगी, गर्म हवा होगी जिसमें क्या है हवा ऊपर की ओर चलेगी। ठीक है, हवा क्या है गर्म हवा हमेशा क्या ठंडी हवा की ओर चलती है। ठीक है, ठीक है, तो गर्म हवा होती है, गर्म हवा क्या होती है हल्की होती है। हमें पता है कमरे में जब क्या उमस हो जाती है तो हवा ऊपर की ओर प्रस्थान करती है, तो गर्म हवा होती है और गर्म हवा क्या होती है हल्की होती है, हल्की होती है तो ऊपर की ओर जाती है। ठीक है, तो गर्म हवा क्या है ऊपर की ओर क्या प्रस्थान करती है। ठीक है, तो यहाँ पर तापमान किस प्रकार का ऊपर जाएगी तो क्या है दबाव कैसा बनेगा, न्यून दबाव बनता है। ठीक है, समझिए इसको, तो दबाव में कैसा बना न्यून दबाव। ठीक है,
तापमान ज़्यादा है, ठीक है, तापमान ज़्यादा है यानी भूमध्य रेखा पर सूर्य चमक रहा है तो तापमान यहाँ के ज़्यादा है, यानी हवा यहाँ पर गर्म है। गर्म हवा हमें पता है कि ऊपर हल्की होती है। गर्म हवा कैसे होती है, भारी हवा तो नीचे की ओर जाएगी, लेकिन जब जो गर्म हवा होती है वो क्या हल्की हो जाती है और ऊपर की ओर प्रस्थान करती है। जब हवा ऊपर की ओर जाती है तो नीचे की तरफ दबाव थोड़ी बनाएगी, ऊपर की तरफ उठ रही है यानी हल्की है, तो क्या है वायुदाब किस प्रकार का, न्यून वायुदाब। यही मैंने बताया था, तापमान और वायुदाब विपरीत संबंध होता है, यानी क्या यहाँ पर तापमान ज़्यादा था तो वायुदाब क्या है, न्यून देखने को मिला। इसी प्रकार जो ध्रुवीय पेटियां हैं यानी 90 डिग्री अक्षांश जो पेटियां हैं, यहाँ पर क्या तापमान क्या है, कम है, तापमान क्या है, कम है। जो ध्रुवीय जो पेटियां हैं वहाँ पर तापमान क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तापमान कम है तो क्या है, वायु क्या है, ठंडी होती है। तापमान कम है तो क्या है, वायु वहाँ ठंडी होगी। जैसे सर्दियों में अपने क्या वायु ठंडी रहती है, तापमान कम तो वायु किस प्रकार की है, वायु ठंडी। वायु ठंडी है तो क्या है, भारी है, यानी नीचे की तरफ आएगी, भारी है तो नीचे की तरफ आएगी तो क्या है, वायुदाब क्या हो गया, नीचे की तरफ ज़्यादा, तो दाब है वो निकाले, ठीक है, मिलेगा, ठीक है। वायुदाब क्या है, भारी है तो कहाँ आएगी, नीचे की तरफ आएगी, नीचे की तरफ आई। वो किस प्रकार का है, उच्च वायुदाब है, किस प्रकार का है, उच्च वायुदाब है, ठीक है। तो यही मैंने बताया है कि तापमान का वायुदाब पर प्रभाव पड़ता है। कैसे, जब तापमान ज़्यादा होगा तो वायुदाब कम होगा, जब तापमान कम होगा तो वायुदाब क्या होगा, ज़्यादा होगा। जैसे भूमध्य रेखा की पेटी पर बात करते हैं, सूर्य जब क्या है, सीधा चमकता है, यानी गर्मियों में जब हमारे क्या है, सीधा चमकता है तो तापमान हमारा ज़्यादा होता है, हवा हल्की होती है। जैसे गर्मियाँ चल रही, हवा क्या हल्की है, ऊपर की ओर बढ़ती है तो धरती का ताप दबाव है वो क्या कम है, ठीक है। वर्तमान में वायुदाब जो क्या है, धरती पर कम है, यानी कि हवाएं कितनी कम चल रही है, मिनिमम हवाएं चल रही है वर्तमान की बात करते हैं। तो जब क्या ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो तापमान कम होता है, ठंड होती है, वहाँ पर ठंड होती है तो वहाँ पर क्या वायु ठंडी होती है, वायु ठंडी है तो भारी होगी तो नीचे की तरफ आएगी, यानी क्या वायुदाब क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो जहाँ पर तापमान कम वायुदाब ज़्यादा, जहाँ पर तापमान ज़्यादा वायुदाब कम है, ठीक है। तो ये क्या है, वायुदाब का तापमान पर प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, यानी तापमान के उल्टा चलेगा वायुदाब। यही पहले कहा था कि तापमान और वायुदाब का क्या है, प्रभाव जो है वो पड़ता है, ठीक है। तापमान और वायुदाब का क्या है, प्रभाव पड़ता है, ठीक है। जहाँ पर क्या उच्च तापमान होगा तो इसको शॉर्ट में अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, शॉर्ट में लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन आते हैं यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, अगर समझे होंगे तो आसानी से होंगे। अगर क्या है, उच्च तापमान तो क्या है, न्यून वायुदाब, उच्च तापमान तो न्यून वायुदाब, न्यून तापमान तो क्या होगा, उच्च क्या होगा, उच्च वायुदाब होगा, उच्च क्या होगा, वायुदाब होगा। तो यानी क्या वायुदाब को प्रभावित करने वाले में पहला प्रकार कौन सा था, तापमान था। इसकी क्या हमने क्या चर्चा की थी कि जहाँ तापमान ज़्यादा होगा वहाँ क्या दबाव कम होगा, जहाँ न्यून तापमान होगा वहाँ क्या होगा, उच्च क्या है वायुदाब देखने को जो क्या है मिलेगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद भी हम क्या है चर्चा करेंगे, समुद्र तल से दूरी है, ठीक है, समुद्र तल से ऊंचाई है। जैसे जैसे क्या है, हमने बताया था कि समुद्र तल की जो औसतन वायुदाब है कितना 1013.25 मिलीबार है। तो दूसरी अगर बात करते हैं समुद्र तल से दूरी, यानी जैसे जैसे क्या समुद्र तल से दूरी बढ़ती जाती है वायुदाब क्या होता है, कम होता जाता है, ठीक है। जैसे जैसे क्या समुद्र तल से दूरी क्या है बढ़ती जाती है, समुद्र तल से जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी, समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ने पर वायुदाब कम होता है, ठीक है। जैसे जैसे समुद्र तल से हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं तो क्या है, वायुदाब क्या होता है, कम होता है, ठीक है। वायुदाब क्या होता है, कम होता है। यहाँ पर क्या 1013.25 मिलीबार था, औसतन समुद्र की सतह का जो वायुदाब था वो 1013.25 मिलीबार था, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर चलते जाते हैं तो वायुदाब क्या है, घटता जाता है, ठीक है। इसकी गिरने की औसत दर है 300 मीटर की ऊंचाई पर क्या है, 300 मीटर जब क्या ऊंचे जाते हैं तो 34 मिलीबार का क्या डिफरेंस तो क्या है देखा गया। इसके औसतन गिरने की जो दर है वो 300 मीटर पर कितनी है, 34 मिलीबार है, ठीक है। प्रति 10 मीटर की ऊंचाई पर क्या वायुदाब कितना होता है, 1 मिलीबार कम होता है, यानी क्या है प्रत्येक 10 मीटर पर क्या है ऊंचे जाएंगे, प्रत्येक 10 मीटर की ऊंचाई पर 1 मिलीबार दाब कम होता है,
ठीक है। जैसे 10 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो क्या है 1 मिलीबार होगा। इसी तरह क्या 100 मीटर पर जाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 100 मीटर पर ऊंचाई पर जाएंगे, 100 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 मिलीबार हो जाएगा। इसी तरह 1000 पर जाएंगे, 1000 मिलीबार पर जाने पर कितना है 100 मिलीबार क्या है, जो क्या है 100 मिलीबार प्रेशर क्या है कम होता है, 100 मिलीबार क्या है कम होता है। ठीक है, हमें पता है समुद्र तल पर औसत ऊंचाई कितनी है 1013 मिलीबार है। ठीक है, समुद्र तल पर ऊंचाई कितनी है 1013 जो मिलीबार है वो देखने को मिलती है। ठीक है, तो क्या है वायुदाब को प्रभावित करने वाले 2 कारक पढ़ लिए हमने, एक तो क्या है तापमान है, दूसरा क्या है समुद्र तल से क्या है ऊंचाई है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं लेकिन वो ज़्यादा आपके काम के नहीं है, तो इसलिए क्या है अगर होंगे तो करवा देंगे। यहाँ क्या क्वेश्चन भी आते हैं कि इतने मिलीबार पर यहाँ पर था तो औसतन इसके दबाव जो गिरने की वायुदाब गिरने की क्या है वो बताइए। ठीक है, वायुदाब गिरने की औसतन जो दूरी है या उसकी जो क्या है क्षेत्र प्रति इकाई यूनिट के अनुसार से कितना प्रक्रिया है तो इसके बारे में बताइए। ठीक है, जरूरत होगी तो बता देंगे, लेकिन क्या है इससे क्वेश्चन पहले आते थे, आजकल बड़े एग्जामों में आते हैं, छोटे एग्जामों में नहीं आते। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि वायुदाब को प्रभावित करने वाले में दूसरा कौन सा था समुद्र तल से क्या ऊंचाई है। तीसरा कौन सा है पृथ्वी का परिभ्रमण काल है। ठीक है, पृथ्वी का परिभ्रमण काल है। ठीक है, ठीक है, तो पृथ्वी में क्या है परिभ्रमण करती है यानी क्या रोटेशन करती है पृथ्वी का परिभ्रमण काल। तीसरा कौन सा था, तीसरा कौन सा था पृथ्वी का क्या है परिभ्रमण काल है, पृथ्वी का परिभ्रमण। पृथ्वी क्या है इस प्रकार है और ये क्या अपने अक्ष के चारों ओर क्या रोटेशन कर रही है, अपने अक्ष के चारों क्या घूम रही है, लगातार क्या है अपने अक्ष के चारों क्या पृथ्वी जो क्या है घूम रही है। ठीक है, पृथ्वी जब घूमती है, पृथ्वी जब क्या है घूमती है तो क्या है एक तो क्या अपकेंद्रीय बल होता है, एक क्या अभिकेंद्रीय बल होता है। ठीक है, अपकेंद्रीय यानी बाहर की तरफ, अभिकेंद्रीय अंदर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर तो क्या है अभिकेंद्रीय बल लगता है और यहाँ पर क्या अपकेंद्रीय बल लगता है। यानी जब पृथ्वी क्या है रोटेशन करती है, पृथ्वी क्या है रोटेशन जब करती है तो दैनिक गति करती है तो इसमें क्या है, इसमें क्या है उत्तरी और जो दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक है, भूमध्य रेखा में जब क्या है उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में क्या है हवाएं नीचे की तरफ जो गिरती है, नीचे गिरती है तो वहां पर क्या दबाव ज्यादा होता है। ठीक है, ये कौन सा आता है अपकेंद्रीय, अपकेंद्रीय बाहर की तरफ करेगा और अभिकेंद्रीय क्या अंदर की तरफ करता है। ठीक है, तो ये कौन सा है अपकेंद्रीय और कौन सा अभिकेंद्रीय है। ठीक है, अब केंद्रीय बल है। जब पृथ्वी क्या इस प्रकार रोटेशन करती है, इस प्रकार करेगी तो यहाँ कहीं ना कहीं क्या है हवा का दबाव बनाएगी, प्रेशर बनाएगी, तो यहाँ पर क्या है कहीं पर दबाव ज़्यादा देखने को मिलता है, कहीं पर क्या है कम दबाव जो देखने को मिलता है, जिससे तापमान और इनका क्या है दबाव है कम ज़्यादा होता है। ठीक है, अब केंद्रीय है यानी अपकेंद्रीय बाहर की तरफ खींचेगी और अभिकेंद्रीय अंदर की दबाव देगी। ठीक है, तो प्रेशर जो है अंदर और बाहर दोनों तरफ होगा, यानी कहीं दबाव बढ़ेगा कहीं क्या दबाव घटेगा। इस प्रकार जो क्या है वायुदाब को ये भी क्या है प्रभावित है वो करती है, यानी पृथ्वी का परिभ्रमण के वायुदाब को क्या है प्रभावित जो है वो करता है। ठीक है, ठीक है, तो हमने क्या है वायु और वायुदाब की इसके बारे में पढ़ा था, वायुदाब किसे कहा जाता है और वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक है उसके बारे में। ठीक है, इसके बाद में क्या है वायुदाब की जो पेटियां हैं इसके बारे में क्या डिस्कस करेंगे, वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कौन सी पेटी को किस नाम से जाना जाता है, कौन सी अक्षांश है, कौन सी क्या है चीकती 40 है, प्रचंड 50 है, किसको किस नाम से 0 डिग्री को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बारे में हम क्या है कल चर्चा करेंगे। तो इसके बाद में क्या है वायुदाब की जो पेटी है मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसके बारे में करेंगे। आज के लिए क्या है इतना ही। ठीक है, ओके दोस्तों, थैंक यू।